अति कसरब हत्याकांड के बाद जिस तरीके से शासन और प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ाने को लेकर निर्देश दिए गए थे, वह सारे निर्देश आज लखीमपुर खीरी में हवाई साबित हुए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज लखीमपुर खीरी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करना था। यह जनसभा लखीमपुर खीरी के जो जीआईसी ग्राउंड में होना था। यहाँ नगर पंचायत के चुनाव के प्रत्याशियों के पक्ष में यह जनसभा करनी थी। जिस समय मुख्यमंत्री का उद्बोधन चल रहा था, उसी दौरान यह जो यानी पंडाल था, जो पंडाल लगाया गया था, जिसके नीचे सैकड़ों की जनसंख्या बैठी थी, सैकड़ों लोग मुख्यमंत्री को सुनने आए थे, यह पंडाल तेज हवा आने के चलते भरभरा कर गिर गया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात थी, इतना कमजोर पंडाल क्यों लगाया गया? आखिरकार वो कौन से अधिकारी थे जिन्होंने इस पंडाल का मानक नहीं समझा और किस तरीके से पंडाल लगाया गया? सबसे बड़ी बात यह है कि जो अधिकारियों द्वारा लापरवाही बरती गई, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनमानस को भुगतना पड़ सकता था। और इससे लेकर जहां सरकार की किरकिरी हो सकती थी, वहां तमाम तरीके के मुख्यमंत्री की सुरक्षा पर भी तमाम सवाल खड़े हो रहे थे। लेकिन लखीमपुर खीरी के जो प्रशासनिक अमला है, वह हवाई दावे करता रहा। 2 दिन पहले से जो आईजी थे तरुणगाबा लखीमपुर में कैंप कर रहे थे, मुख्यमंत्री की सुरक्षा को जांच पड़ताल कर रहे थे। लेकिन फिर भी अधिकारियों ने किसी तरीके का जो प्रशासनिक अमला था, उसने एक बार ये नहीं समझा कि जिस तरीके से ये पंडाल लगाया जा रहा है, कहीं ना कहीं तेज हवा में लुढ़क तो नहीं जाएगा। फिलहाल लखीमपुर खीरी में जो हादसा हुआ है, इसमें लोग बाल बाल बच गए हैं। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से इन अधिकारियों पर। सपा में आज समाजवादी पार्टी ने एक बड़ी बैठक बुलाई थी। इस बड़ी बैठक में तमाम जो पदाधिकारी थे समाजवादी पार्टी के, वो सब मौजूद रहे और नगर निकाय चुनाव के बारे में तमाम बातें हुई कि किस तरीके से आगे प्रचार करना है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी पे तमाम सवाल उठ रहे थे कि मुख्य विपक्षी पार्टी होने के बावजूद अपने प्रत्याशियों के लिए निकाय चुनाव में प्रचार नहीं कर रहे हैं, जमीन पर नहीं उतर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में अब सामने अपडेट आई है कि अखिलेश यादव 1 तारीख से जो है मेट्रो के जरिए प्रचार करेंगे। लखनऊ में जो मेट्रो है, मुंशी पुलिया से लेकर एयरपोर्ट तक, जहां से मेट्रो शुरू होती है और जहां तक मेट्रो जाती है, वहां तक अखिलेश यादव मेट्रो के जरिए अपनी लखनऊ की जो मेयर प्रत्याशी है उनके लिए प्रचार करेंगे। इसके अलावा अखिलेश यादव अब रोड शो भी करेंगे। 2 मई वो तारीख है जब लखनऊ में अखिलेश यादव का रोड शो होगा। सपा में आज लखनऊ नगर निगम के लिए चुनावी माहौल बन चुका है। सभी पार्टियां इस समय चुनाव प्रचार में लगी हुई। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार सुषमा खरगवाल को अपना उम्मीदवार बनाया। हालांकि भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 सालों में क्या कुछ काम हुआ, इसको लेकर के चर्चा कर रही, क्योंकि 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जो है संयुक्ता भाटिया को अपना प्रत्याशी बनाया था और पिछले 5 साल में उन्होंने कई उपलब्धियां हासिल की। अगर संयुक्ता भाटिया की बात करें तो 2017 से लेकर 2022 तक वो लखनऊ की मेयर रही और इस दौरान उनके नाम तमाम उपलब्धियां जुड़ी हैं, जिसमें वो पहली लखनऊ की महिला मेयर बनी। इसके अलावा बात करें अगर तो उन्होंने पिछले 5 सालों में 1 भी रुपया टैक्स रूप में नहीं बढ़ने दिया, जिससे जनता को कहीं ना कहीं फायदा हुआ। इसके अलावा स्वच्छता सर्वेक्षण में भी लखनऊ ने बाजी मारी, क्योंकि स्वच्छता सर्वेक्षण के वो 269वें पायदान से जो लखनऊ नगर निगम था वो 17वें पायदान पर पहुंचा था। इस तरह की तमाम उपलब्धियां जो है संयुक्ता भाटिया के साथ जुड़ी। हालांकि जो एक और उपलब्धि है जिसको बताएं तो ये थी कि उन्होंने तमाम जो रेहड़ी दुकानदार थे उनको भी अब उनकी जगह उपलब्ध कराई। तमाम उपलब्धियों के साथ साथ तमाम ऐसी बातें भी रहीं जो कहीं ना कहीं संयुक्ता भाटिया को सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में जिस तरीके से लखनऊ नगर निगम का आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, उसके आय के स्रोत नहीं बढ़े, जिससे कहीं ना कहीं लखनऊ नगर निगम पर सवाल खड़े हो रहे। साथ ही साथ संयुक्ता भाटिया भी सवालों के घेरे। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने आज कुशीनगर का चुनावी जनसभा का दौरा किया। तो ब्रजेश पाठक के द्वारा आज एक जनसभा को संबोधित किया गया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के 13 नगर पंचायत और नगर पालिका के उम्मीदवारों के पक्ष में आम जनता से वोट करने की अपील भी किया गया। साथ ही उनके द्वारा केंद्र और प्रदेश के योगी और मोदी की सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में भी बखूबी बताया गया। आज ब्रजेश पाठक के द्वारा कस्या स्थित एक खेल मैदान में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया गया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार और देश की मोदी सरकार के द्वारा बहुत से विकास कार्य किए गए हैं। 2017 और 2014 के पहले जिस तरह से अन्य जो सरकारें थी वह प्रदेश में और देश में विकास करने का कार्य नहीं किया। उस समय के जो सरकारें थी वह भ्रष्टाचार और बहनों बेटियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं होती रहती थी, उस पर लगाम नहीं लगाती थी। लेकिन वर्तमान में हमारी सरकार के द्वारा इन बहन बेटियों के साथ उनका बचाव किया जाता है, उनकी सुरक्षा की जाती है। साथ ही देश और प्रदेश
की जो सरकारें हैं वह विकास के मार्ग पर अग्रसर चल रही हैं, जिस पर हमारी डबल इंजन की सरकार के साथ साथ अब ट्रिपल इंजन की सरकार की भी आवश्यकता है। जो नगर पंचायत और नगर पालिका के जो प्रत्याशी हैं उन्हें जिताकर भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार होगी, तभी और देश और प्रदेश विकास की गति पर आगे बढ़े। पीलीभीत में नगर निकाय चुनाव दूसरे चरण में होना है, जिसके लेकर के लगातार तैयारियां चल रही हैं। नामांकन प्रक्रिया 24 अप्रैल को पूरी होने के बाद 25 को पर्चे की जांच की गई, जिसमें कुछ निरस्त भी किए गए। 27 तारीख को नाम वापसी थी, जिसमें 26 लोगों ने अध्यक्ष पद के नाम, आपको बता दें जनपद पीलीभीत में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन जो है 285 खरीदे गए थे, तो वही नामांकन पत्र 173 ही जमा किए गए थे। उसके बाद निरस्त होने के बाद 139 ही अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार बचे थे, तो वहीं 27 तारीख को 26 उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए। आज 28 तारीख को उनको चिन्ह आवंटित किए जा रहे हैं। तो अब मैदान में तस्वीरें साफ हो चुकी हैं कि अध्यक्ष पद के लिए जनपद पीलीभीत में 10 नगर निकाय हैं, जिनमें 3 नगर पालिका परिषद हैं और 7 नगर पंचायतें हैं, जिसमें 113 कैंडिडेट्स इस समय मैदान में हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आज उनका चिन्ह आवंटित भी किया जा रहा है। आपको बता दें जनपद पीलीभीत में निकाय दूसरे चरण में होना है, तो यहाँ मतदाता की अगर हम बात करें तो 2,92,000 से अधिक मतदाता इस चुनाव में अपना मतदान करेंगे। वहीं नए मतदाताओं की भी अगर हम बात करें तो 5,300 से अधिक नए मतदाता हैं। तो प्रशासन भी पूरी तरह से नामांकन के बाद जो जब तक नगर निकाय की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं, चुनाव की व्यवस्थाएं चल रही हैं, उनको पूरी तरह से मुस्तैदी से बेहतर ढंग से कराने के प्रयास। हाथरस जिले के हसाइन क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पति पूर्व चेयरमैन का एक पैसे गिनती कर किसी को देते हुए वायरल वीडियो हो रहा है। वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस संबंध में हालांकि पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो के संज्ञान लिया गया है और वीडियो की जांच की जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है उनके पति का कहना है कि उन्होंने पूर्व में किसी सम्मेलन या कार्यक्रम को लेकर यह पैसा दिया था, इसका चुनाव से कोई संबंध नहीं है और इसकी कोई भी जांच करा ली जाए। अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि इस पैसे का चुनाव से संबंध हो या नहीं। लेकिन फिलहाल हसाइन क्षेत्र में ये पैसे गिनता हुआ वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अमेठी में नगर निकाय चुनाव को लेकर के रणभेरी बच चुकी है। लगातार अमेठी में नगर निकाय चुनाव को लेकर के सियासत भी गर्म हो गई है। हम अमेठी की बात करते हैं तो अमेठी में 2 नगर पालिका और 2 नगर पंचायतें हैं, जिसमें लगभग करीब 1 लाख के आसपास वोटर हैं। अगर अमेठी की हम बात करते हैं तो अमेठी में कांग्रेस, बसपा, सपा, भाजपा आपके साथ साथ निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। अमेठी में 11 तारीख को चुनाव होना है और वहीं 13 तारीख को रिजल्ट आना है। अब तो आने वाला वक्त भी बताएगा कि मतदाता किस तरफ रुझान, मतदाताओं का किस तरफ रुझान जाएगा और मतदाता के किस प्रत्याशी को पसंद करते हैं। ये तो 13 तारीख को ही रिजल्ट आने पर ही साफ हो पाएगा कि कौन से प्रत्याशी के चेहरे पर चेहरा बनता है। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में खड़े हैं। दरअसल जिस तरह से नगर निकाय चुनाव का बिगुल बजा और लगातार राजनीतिक पार्टियां अपने अपने अंदाज में वोट मांगने लगी, लेकिन हम संभल की सरजमी की बात करें तो संभल में संभल सांसद डॉक्टर शफीक रहमान बर्क और सदर विधायक इकबाल महमूद के दोनों के बीच में रार आया है। लेकिन जिस तरह से रात एक कार्यक्रम हुआ था और वो समर्थन था डॉक्टर शफीक रहमान बर्क के जो प्रत्याशी हैं यासीन सैफी की पत्नी को जो समर्थन दिया था, लेकिन इस समर्थन में जिस तरह से डॉक्टर शफीक रहमान बर्क ने बयान दिया है, उनसे जिस तरह प्रेस वार्ता में पूछा गया क्या आपको किसी तरह से पार्टी से नोटिस मिला या किसी तरह से पार्टी के जो आप बगावत कर रहे हैं उस बगावत की क्या नतीजा रहेगा। फिलहाल डॉक्टर शफीक रहमान बर्क ने बताया कि मैं बागी नहीं हूँ, बल्कि जब हमने यहाँ से टिकट मांगा था तो यहाँ पर अखिलेश जो यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी है, उन्होंने कहा था कि यहाँ से हम किसी को भी संबल नहीं देंगे। उसके बावजूद उन्होंने यहाँ के सदर विधायक इकबाल महमूद की पत्नी को समाजवादी पार्टी का सिंबल देकर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी घोषित कर दिया। इसके बाद संभल के डॉक्टर शफीक रहमान बर्क ने निर्दलीय रूप में यासीन सैफी की पत्नी को यहाँ पर अपना घोषित कर दिया है। फिलहाल उन्होंने कहा कि मुझे कोई डर नहीं, मुझे चाहे पार्टी समाजवादी पार्टी निकाल दे, लेकिन मैं किसी से डरना नहीं, मैं किसी से डरता नहीं है। सीधी तौर पर उन्होंने कहा कि अगर कुछ भी हो जाए मुझे यहाँ के जो सदर विधायक हैं उनके प्रतिनिधि को हरा दूंगा। अब देखना ये कि समाजवादी पार्टी का जो आपस में रार है किस तरह से नतीजा बैठता है और आने वाले 2024 का इलेक्शन पर संभल में इसका क्या असर होता है।
सांसद ब्रजभूषण की मुश्किलें कहें तो आप कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में चल रहे जंतर मंतर पे प्रदर्शन को लेकर जहां तमाम राजनीतिक दलों ने ब्रजभूषण शरण सिंह को और भाजपा को घेरने की कोशिश की, वहीं अब इसकी लौ कहीं न कहीं प्रदेश में भी देखने को मिल रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप लगे हैं, उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, उसको लेकर FIR दर्ज हो और उस पर कार्रवाई भी की जाए। इसको लेकर LU के छात्र छात्राओं ने लगातार प्रदर्शन किया और उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब देखना होगा किस तरीके से, जहां एक तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह पॉलिटिकल में फंसते नजर आते हैं, अब छात्र छात्राओं ने भी मोर्चा खोल दिया है, तो कहीं ना कहीं ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए आने वाले समय में और मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती है। कर्नाटक में बीजेपी विधायक द्वारा सोनिया गांधी को विषकन्या बोलने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर राजस्थान के CM अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने कड़ी नाराजगी जताई है। अशोक गहलोत ने कहा कि इस तरह का बयान बिल्कुल अमर्यादित है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इससे कांग्रेस जनों की भावनाएं आहत हुई हैं। इसके साथ ही पूरे मामले को लेकर अशोक गहलोत ने कहा कि मैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखूंगा और उनको अवगत कराऊंगा कि इस तरीके का अमर्यादित बयान कांग्रेस जनों की भावनाओं के साथ एक खिलवाड़। तमिल भाषियों का चल रहा काशी में इस समय पूर्वजों के लिए पिंडदान एक बार फिर से चर्चाओं का केंद्र है। 12 तारीख से ये आयोजन की शुरुआत हुई है, जिसमें तमिल भाषा के लोग अपने पूर्वजों को न केवल पिंडदान करते हैं बल्कि उनसे आशीष मांगने की कोशिश करते हैं, आशीष मांगते हैं। समझा जा सकता है कि इस कार्यक्रम में एक बार फिर से प्रधानमंत्री रूबरू होने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं। ये अलग है कि प्रधानमंत्री इस बार वर्चुअली जुड़ेंगे और लोगों को मानसरोवर घाट से अपने संबोधन से रूबरू कराएंगे। इस पूरे कार्यक्रम के लिए तमिल संगमम के इस आयोजन से जुड़े आयोजकों द्वारा न केवल तैयारी की गई है, बल्कि साथ ही साथ जो वहाँ के लोग हैं, जिनकी सेवा, जिनकी सहयोग, जिनके कार्यक्रम से पूरा आयोजन हो रहा है, उन्हें भी सम्मानित करने की बातें चल रही हैं, किया जाएगा। समझा जा सकता है कि प्रधानमंत्री एक लंबे समय के बाद एक बार फिर न केवल अपने मतदाताओं से जुड़ेंगे, अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से जुड़ेंगे, बल्कि तमिल के उन लोगों से भी जुड़ेंगे जो काशी आकर अपने धार्मिक कृत्यों को न केवल कर रहे हैं बल्कि अपने पूर्वजों को तारने के लिए पूर्वजों से आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। अतीक अहमद और अशरफ अहमद की न्यायिक हिरासत में हुई हत्या के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ था। याचिकाकर्ता विशाल तिवारी ने एक याचिका डाली थी सुप्रीम कोर्ट में और कहा था कि 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में करीब 183 एनकाउंटर्स हुए हैं और कुछ एनकाउंटर्स पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा अतीक अहमद और अशरफ अहमद की न्यायिक हिरासत में हत्या का भी उस याचिका में जिक्र किया गया था। पूरे मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। विशाल तिवारी का ये तक कहना था कि संदेह के घेरे में सरकार की भूमिका भी नजर आती है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना पक्ष आज सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से रखा। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हम मामले की जांच कर रहे हैं और पूरी तरीके से जल्द कार्रवाई कर रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा हमने आयोग का गठन भी कर दिया है जो अब मामले की जांच कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस पूरे मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि एम्बुलेंस से अंदर आरोपियों को क्यों नहीं लेकर जाया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अतीक और अशरफ की परेड कराने की क्या कुछ जरूरत थी। अब इस पूरे मामले में 3 हफ्ते तक का समय दिया गया है, जिसके बाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार इस पूरे मामले में क्या कुछ अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में देती है। वहीं याचिकाकर्ता विशाल तिवारी क्या कुछ कहते हैं। आज पूर्व MLC जितेंद्र यादव जी के द्वारा तहसील बिलसी परिसर में ई-स्टाम्पिंग कार्यालय का उद्घाटन किया गया। सरकार की योजना थी कोटेदारों के लिए ई-स्टाम्पिंग का काम देना, जिससे जो है उनकी आय दुगनी हो। उसी को लेकर जिले में पहली स्टाम्पिंग की बड़ी दुकान खोली जा रही है तहसील बिलसी परिसर में, जिसका आज जो है MLC द्वारा, पूर्व MLC जितेंद्र यादव द्वारा जो उसका उद्घाटन किया गया है। दूसरा, इस समय इलेक्शन भी चल रहे हैं। इलेक्शन को लेके भी इस समय जो है काफ़ी सक्रियता देखी जा रही है। इस समय नगर निकाय चुनाव है, बहुत ही सक्रिय समय चल रहे हैं। प्रत्याशी जो है रात में कर दिया है, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर फाइट हो रही है सपा और बीजेपी में। दोनों ही के प्रत्याशी दमदार हैं, पूरा जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी
पार्टी जो है अपने विकास कार्यों को लेकर क्षेत्र में उतर रही है, वहीं सपा जो है उसमें खामियां गिना रही है। आज पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव जी के द्वारा तहसील बिलसी परिषद उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग में सहायक संघ ने एक बार फिर जोरदार प्रदर्शन किया। यानी कि इस प्रदर्शन का करने का कारण था लखनऊ खंड निकाय में तैनात प्ररूपकार अभिजात मिश्रा पर कई आरोप लगाए गए थे। जो सहायक अभियंता ने एक आरोप लगाया है, उस आरोप के अंतर्गत लगभग काफी देर तक इसका हंगामा भी चलता रहा। उन्होंने आरोप लगाते हुए यह कहा कि जिस तरीके से गाली गलौज करते हैं, मेरे साथ बदतमीजी करते हैं, इसके साथ मेरे पास जो रखा हुआ कंप्यूटर था वो भी उन्होंने छीन कर किसी और को दे दिया। यानी कि सरकारी संपत्ति को भी उन्होंने वहां से हटा दिया। इसको लेकर के भी कई तरीके से विवाद उत्पन्न हुए। हालांकि विवाद काफी देर तक चलता रहा और सहायक संघ के कर्मचारी और यूनियन पूरी एक हो गई थी। इसके बाद से वो एएनसी देवेंद्र कुमार अग्रवाल के पास जाकर के काफी देर तक धरना प्रदर्शन करते रहे। हालांकि कई मुद्दों पर चर्चा की गई, लेकिन इसके बाद भी अभी तक पूरी मांग नहीं मिल पाई है। यानी कि ये प्रदर्शन अभी भी आगे चलता रहेगा। जिस तरीके से एक सहायक अभियंता ने आरोप लगाया है और आरोप के बाद भी कार्रवाई नहीं की गई, इसको लेकर के लगातार जो है सहायक संघ जो है वो पूरी तरीके से जोर देता नजर आ रहा है। जिया खान सुसाइड केस में मुंबई की सीबीआई कोर्ट ने लगभग 10 साल बाद अपना फैसला सुना दिया है और सीबीआई ने ये फैसला सुनाया है कि जो जिया खान के बॉयफ्रेंड थे यानी कि सूरज पंचौली, उनको बरी कर दिया गया है। जिया खान की मां का कहना था कि सूरज पंचौली ने जिया खान को बहुत ज्यादा उकसाया था सुसाइड करने के लिए, जिसकी वजह से जिया ने सुसाइड की थी। जिसके बाद सूरज पंचौली को जेल भी हुई थी। 1 महीने की जेल में सूरज पंचौली रहे भी थे। और आपको बता दें, इस घटना में सूरज पंचौली पर एक्ट्रेस को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। और जांच के दौरान 7 जून 2013 को जिया खान के घर से पुलिस को 6 पन्नों का हाथ से लिखा हुआ सुसाइड नोट भी मिला था। इसके बाद मुंबई पुलिस ने 11 जून 2023 को बॉलीवुड एक्टर आदित्य पंचौली के बेटे सूरज पंचौली को जिया को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया था। लेकिन आज मुंबई के सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने जिया खान के सुसाइड केस पर अपना फैसला सुना दिया और सूरज पंचौली को रिहा कर दिया। जिसके बाद सूरज पंचौली का पूरा घर, तमाम रिश्तेदार, तमाम उनके जो है परिजन बहुत खुश है इस फैसले से। वहीं दूसरी तरफ इस फैसले से जिया खान की मां जो है वो अभी खुश नजर नहीं आ रही है। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत आईसीसी के आगामी वर्ल्ड कप और एशिया कप के लिए बाहर हो गए हैं। बता दें, ऋषभ पंत का पिछले साल एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद लगातार उनका इलाज जारी है, लेकिन उनका इलाज समय पर पूरा ना होने के चलते भी कुछ और समय लगेगा। रिपोर्ट्स की माने तो 7 से 8 महीने ऋषभ पंत को ठीक होने में लग सकते हैं। ऋषभ पंत पहले ही आईपीएल 2023 से बाहर हो चुके हैं, अपनी टीम की कप्तानी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में एशिया कप और वर्ल्ड कप में उनका ना होना टीम के लिए बड़ी चुनौती भी साबित हो सकता है और यह भी हो सकता है कि ऋषभ पंत की जगह कोई और विकेटकीपर बल्लेबाज टीम इंडिया में ले सकता है। यानी कि ऋषभ पंत के लिए मुसीबतें तो हैं, लेकिन जितनी जल्दी वापसी करेंगे उतना ऋषभ पंत के लिए बेहतर हो। अगर आप भी पुरानी कार या बाइक खरीदना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए खबर जानना बेहद जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में चोरों का गिरोह एक ऐसा सक्रिय है जो चोरी की गाड़ी कार बाजार में और ओलेक्स के माध्यम से बेचता है। कहीं आप इन गाड़ियों को खरीदते हैं, उसके बाद आपको हवालात की हवा ना खानी पड़ जाए, इसलिए कार खरीदने से पहले उस कार की विस्तृत पड़ताल की जाए कि कहीं वो कार चोरी की तो नहीं है। ऐसा ही एक आज गिरोह राजधानी में पकड़ा गया, जिसके 2 सदस्यों के पास से 8 गाड़ियां बरामद हुई हैं। अब देखना होगा कि इनकी निशानदेही पर और कितनी गाड़ियां और कितने लोग पुलिस के हिरासत में आते हैं। उत्तर प्रदेश में गौशालाएं खोली गई हैं, जहां गायों के संरक्षण के लिए, रखरखाव के लिए सरकार गायों के लिए मुहैया करा रही है, चाहे वो दाना हो, चाहे पानी हो, चाहे खाने पीने की तमाम व्यवस्था हो, चाहे उपचार की व्यवस्था हो। आगरा की कोलारा कला गौशाला में आधा दर्जन गायों की मृत्यु होने के बाद सूचना से पूरे जिले में हाहाकार मच गया, जिससे उपजिला अधिकारी खेरागढ़ ने चीत की गौशाला, जो आगरा के दूसरे नंबर की गौशाला पाई जाती है, जिसमें निरीक्षण किया, जहां तमाम गायें बीमार भी पाई गई। उपचार में डॉक्टर की लापरवाही पाई जाने के बाद डॉक्टर के खिलाफ एक नोटिस जारी किया है, जिसके बाद उपजिला अधिकारी ने शासन को आदेश भी किया है ऐसे डॉक्टर पे कार्रवाई होनी चाहिए और कहीं ना कहीं गौशाला में गायों के रखरखाव की व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए। गौशाला में तमाम खामियां पाई गई, जिसको डांट फटकार लगाते हुए उपजिला अधिकारी खेरागढ़ अनिल सिंह ने कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं। सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगे, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत के चलते भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। मामला बेसिक शिक्षा विभाग के बाबू अनिल नौबार का था, जो
फर्जी नियुक्ति की बताई गई, उसमें शिकायत होने के बाद उसमें जांच की गई। बताया जा रहा है कि उसमें जांच गाइड के इंद्र प्रकाश जी द्वारा की जा रही है। जब इंद्र प्रकाश जी से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि मामले में जांच की जा रही है, निश्चित तौर से निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी। मामला में बताया जा रहा है कि अनिल नौमार को 2 नियुक्ति पत्र मिले, जो 2013 और 2018 में नियुक्ति पत्र मिले। उससे पहले 2015 में जो अनिल नौमार है, उनकी पत्नी इस समय रामस्वरूप इंटर कॉलेज माध्यमिक विद्यालय में तैनात है। उसमें नॉमिनी भी अनिल कुमार नौमार बताए गए हैं। अब इस पूरे मामले में जांच चल रही है। जांच के बाद क्या कुछ तथ्य सामने आएगा, ये देखने वाली बात होगी। सर, रोड नहीं तो वोट नहीं, ये पुरानी कोतवाली मेन चौक आजमगढ़ का मेन शहर है। पुरानी कोतवाली से दलाल घाट का ये रास्ता है और यहाँ के लोगों से, निवासियों से बात हुई है तो उन्होंने बताया कि ये पिछले 5 से 7 सालों से रोड नहीं बना है। कई बार इन्होंने जिला अधिकारी के ज्ञापन दिया, सांसद जी को ज्ञापन दिया, सांसद जी ने कहा भी और शहर की पूरी रोड बनी भी है, लेकिन ये रोड नहीं बनी। आखिर क्या कारण है कि ये रोड नहीं बनी है? नगर पालिका से रोड है। इससे त्रस्त आके यहाँ के निवासियों ने बैनर टांग दिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अब आगे निकाय चुनाव है, निकाय चुनाव है। अगर इस तरह से अगर रोड नहीं बनती है तो यहाँ के निवासी अगर चुनाव का बहिष्कार करते हैं तो यहाँ चुनाव की क्या तस्वीर रहेगी, आगे देखते हैं। अब इस पे क्या प्रशासन और यहाँ की नगरपालिका जो भी इस समय अथॉरिटी है वो क्या इस पे लेती है, संज्ञान क्या करती है, कैसे रोड बनाती है और यहाँ के लोगों को कैसे समझाती है कि वो लोग अपने मत का प्रयोग करें। सोशल मीडिया में आजकल युवाओं को जो है रील्स बनाने का काफ़ी शौक है और ऐसे में कई बार जो है युवा वो कई नियमों का उल्लंघन कर बैठता है, कई नियमों को तोड़ बैठता है। वहीं ऐसा ही एक मामला जो है सामने आया है जिसका वीडियो जो है काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। ये मामला जो है दरअसल नोएडा का है, जहां पर आप देखेंगे कि कई युवा जो हैं एक थार कार में सवार हैं। दर्जन भर युवा जो हैं थार कार में सवार नज़र आ रहे हैं और हाथों में उनके हथियार नज़र आ रहे हैं। लेकिन इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है कि ये जो हथियार नज़र आ रहे हैं वो नकली है या फिर असली। जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ है वैसे ही पुलिस जो है इस मामले की जांच में जुट गई है, वहीं गाड़ी की पहचान कर ली गई है। और आपको बता दें कि ये वीडियो जो है नोएडा से सामने आया है। कई तमाम ऐसे वीडियोज़ जो हैं लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस जो है कई बार रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी जो रील्स बनाने का शौक जो आज के युवाओं में नज़र आ रहा है वो अभी भी बंद नहीं हो रहा है। और लोग जो है कई बार इसको लेकर के रील्स बनाने के शौक में उल्लंघन कर बैठते हैं नियमों का। और आप ये देखेंगे कि पुलिस जो है इस मामले की जांच कर रही है और जांच में जुट गई है। वहीं जल्द ही स्टंटबाजों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। यूपी के बुलंदशहर में लेन देन को लेकर युवक को हत्या कर आम के पेड़ पर टांग दिया। आरोप यह है कि पड़ोस के ही रहने वाले गांव में दबंग लोगों को 10 लाख रुपए दिए थे, जहां अपने पैसे मांगने को लेकर कल काफ़ी झगड़ा हुआ था। तभी से ही सुधीर लापता बताया जा रहा है और गांव के ही रहने वाले एक पड़ोस पर लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया, काफ़ी झगड़ा बताया जा रहा है, जिसके चलते सुधीर लापता हो गया था। देर रात को पड़ोस में ही आम के बाग पर उसका शव मिला है। पुलिस मौके पर पहुंची है, फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर नमूना लिए जा रहे हैं। हालांकि पूरे मामले में देखा जाए तो परिजनों ने आरोप लगाए हैं, जिस पर 4 साल पहले 10 लाख रुपए दिए थे, उन्होंने हत्या कर पेड़ पर लटका दिया। परिजनों का आरोप यह है कि पुलिस ने अभी तक कोई भी FIR नहीं करी है। हालांकि तहरीर देकर 3 नाम खोले हैं और पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। अब देखना होगा कि जिस तरीके के निर्मम तरीके से हत्या हुई है, पुलिस 2 एंगल से जांच कर रही है, हत्या और आत्महत्या। मामला जनपद बुलंदशहर के नरसना थाना का बताया जा